डोमेस्टिक इनकम, हम लोग का नेशनल इनकम टॉपिक पे ना, नेशनल इनकम टॉपिक में ये डोमेस्टिक इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और तो इसी वीडियो में ना हम लोग डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ हम लोग नेशनल इनकम भी देख लेंगे, क्योंकि देखिए अगर डोमेस्टिक इनकम समझ गए तो नेशनल इनकम तो फिर चुटकी में हो जाएगा। और यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप बहुत कुछ सीख के निकलिएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इसके साथ साथ कुछ और भी चीज जो आपको बताएंगे जिसको आपको सीख करके ना अच्छा लगेगा। अगर हम सीखे थे हमको खुद अच्छा लगा था। देखिए डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं पहले तो समझिए। देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ, डिफाइन ऐसे क्या हुआ बुक में, इट इंक्लूड द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और हम बगल में स्लैश मार के लिखे क्या, इकोनॉमिक टेरिटरी। बुक जनरल इस्तेमाल करता है वर्ड कौन सा, इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, ऑफ ए कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनकम अर्नर आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। बोला जाए तो डोमेस्टिक इनकम उसको बोलेंगे जो हम लोग का समझ लीजिए मेनली इकोनॉमिक जो टेरिटरी है ना, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उस पर जो पैसा कमाया गया होगा उसको बोला जाएगा क्या, आपका डोमेस्टिक इनकम। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड ऐड करने का जरूरत क्या था, हम लोग सिंपली डोमेस्टिक टेरिटरी भी तो बोल सकते थे। यानी कि आसान भाषा में डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बोल सकता था ना, आसान भाषा में कुछ डेफिनेशन इस प्रकार से बोलते भाई कि ये अपना प्यारा भारत है। अब हमको ठीक से वो बनाने नहीं आता, ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत है। और आप बोलने को बोल सकते हैं सर ये जितना भी हम लोग का देश का जो बॉर्डर लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर में जो भी हम लोग कमाएंगे ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा हम लोग का डोमेस्टिक इनकम। सीधा सीधा बात भाई, जो डोमेस्टिक इनकम सीधा बोलने का मतलब हुआ ना कि अपना प्यारे भारत, अपना भारत देश में जो पैसा कमाए वो पैसा क्या कहलाएगा, वो पैसा कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। तो फिर ये फैंसी वर्ड ऐड करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है भाई, ये फैंसी वर्ड ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ये कौन सा फैंसी वर्ड, ये इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब है बच्चों। अब यहाँ से देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखा रहे हैं, चाहते तो हम लोग जो आप बोल रहे हैं डेफिनेशन वैसे भी सेट किया जा सकता था, पर वर्ड क्या ऐड किया, इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है ना, ये देखिए हम लिख के दिए हैं, आपको याद रखने जरूरत नहीं, बस बता देना, आपको जानने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इकोनॉमिक टेरिटरी बोलने का मतलब होता है कि इंडिया का जो कमाने का जो दायरा है वो केवल अपना बॉर्डर लैंड तक नहीं है। ये अपना जो बॉर्डर लैंड है ना, ये समझ लीजिए कुछ बॉर्डर लैंड आपका ऐसे भी है कि आपका ये जो ओशन है ना, इंडियन ओशन, और इधर जो ये जो ओशन है इसका 12 नॉटिकल माइल्स तक, भी वो इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है। पहला बात तो ये, पहला चीज तो ये कि इसके अंदर, इस मतलब अपना बाउंड्री के बाहर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जितना जो एरिया है ना वो अपना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आता है, इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में आता है, मतलब इंडिया का पार्ट वो माना जाता है। इसलिए पहला चीज तो ये हो गया बच्चों, इस कारण से डोमेस्टिक इनकम का डिफिनेशन में इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड इस्तेमाल किया गया, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज क्या है, वो जो एम्बेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जहां पर बहुत बार क्या होता है एम्बेसी का जब कॉन्सेप्ट आता है तो उस समय भी डोमेस्टिक इनकम का एक अलग से एग्जांपल आता है, उसको हम आपको अच्छा से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है, एकदम लास्ट में बताएंगे। ये जो एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट है उसके बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता है उस समय आपको पता है, एक पॉइंट समझ में आ गया कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्यों बोलते हैं, दूसरा पॉइंट वो एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी तो बस इसको स्टार्ट करते हैं भाई, अब समझते हैं कौन ऐड होगा कौन ऐड नहीं होगा, किस बातों को आपको ध्यान में रखना, सो शुरू से देखते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, तो डोमेस्टिक इनकम में जो आपको फोकस करना है, बस फोकस कीजिए क्या, इकोनॉमिक टेरिटरी को, इकोनॉमिक टेरिटरी, आसान भाषा में समझिए बाउंड्री लैंड, जो लैंड है लैंड पे फोकस कीजिएगा कि वो इंडिया का लैंड है कि नहीं। जैसे कि अब याद रखेगा हम इंडिया का लैंड है वो बताएं, वो नॉटिकल माइंस ये सब भी इंडिया का लैंड में कंसिडर होता है, ये पहला चीज था। और दूसरा चीज क्या है जो एम्बेसी में सीख जाइएगा, अगर 10 थोड़ा आगे आएगा तब। तो पहला चीज क्या भाई, वेजेस एंड सैलरी, क्या वेजेस एंड सैलरी जो आपका इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, ये आपका डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड होगा कि नहीं, और आपका एक्सक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम। देखिए वेजेस एंड सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इन डोमेस्टिक कंट्री इकोनॉमी, यानी कि डोमेस्टिक अपना कंट्री के अंदर में अगर पेड हो रहा हो वो सैलरी और वेजेस तो वो ऐड होगा, वरना वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। और क्या ऐड नहीं होगा, अगर रेमिटांस सेंड किए थे, यहाँ से यहाँ देखिए वेजेस और सैलरी अगर पेमेंट आप किसी को कर रहे हैं तो क्या होता है, वो आपका ऐड होता है डोमेस्टिक इनकम में। पर अगर रेमिटांस भेजे तो वो फिर ऐड नहीं होता है, ठीक है। रेमिटांस मतलब सिंपली पैसा का ट्रांसफर कर दिए किसी को भी फैमिली मेंबर को, तो वो आपका ऐड नहीं होगा। तो पहले सबको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो आपका एक प्रकार से जो रेमिटांस है वो एक प्रकार से सैलरी नहीं कहलाता है, ठीक। फिर क्या है, रेंट।
रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया के अंदर में है वो तो क्या होगा, वो आपका इंक्लूड होगा। रेंट अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, दूसरा कंट्री में है तो फिर वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि भाई वो जो लैंड है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। मान लीजिए ये यूएसए में किसी का लैंड है, तो उससे इनकम जो आप कमा रहे हैं तो वो ऐड नहीं हो सकता डोमेस्टिक इनकम में। क्यों? क्योंकि लैंड इंडिया का बिलोंग नहीं करता। अगर इंडिया में कहीं भी है आपका वो बिल्डिंग, तो वहां से आप पैसा कमा रहे हैं तो फिर वो ऐड होगा। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन गिव्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो लोन क्या होगा आपका, उसका जो इंटरेस्ट होगा ना वो आपका डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। पर अगर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रही होती है किसी भी बॉन्ड पे, वो एक प्रकार का ट्रांसफर पेमेंट होता है, तो वो आपका ऐड नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रही होती ना, तो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रही होती है वो मेनली क्या है ना कि वो टैक्स का पैसा से वो पे कर रही होती है, टैक्स का पैसा से वो पे कर रही होती है, और इस टैक्स का पैसा में एक बार वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया रहता है, इसे उसको दोबारा ऐड करने का ना कोई लॉजिक नहीं बनता है। समझना? प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, कंपनी का फर्म सब देखिए, अगर प्रॉफिट अर्न बाय फर्म ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, अगर कोई बिजनेस है अगर वो इंडिया में है तो आपका डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। जैसे कि मान लीजिए एसबीआई का ब्रांच है कहाँ पर, दिल्ली में, क्या वो ऐड होगा? हाँ बिल्कुल ऐड होगा। मान लीजिए फॉरेन कंपनी है, वो मान लीजिए जापान का कंपनी, जापान का कंपनी कौन सा, होंडा का, इसका वो ब्रांच कहाँ पर है, इसका ब्रांच है आपका समझ लीजिए मुंबई में, तो क्या ये ऐड होगा? क्योंकि भैया तो दूसरा कंट्री का कंपनी, तो क्या ऐड होगा? ऐड होगा, ऐड बिल्कुल होगा। क्यों? क्या क्या बोले, फोकस कीजिए वो लैंड जहां पर बिजनेस हो रहा है, जहां पर वो पैसा को जनरेट किया गया है, अगर वो लैंड इंडिया में है तो भाई होगा, हर हाल में होगा। तो ये भले ही होंडा कंपनी आपका जापान का हो, बट क्योंकि इसका वो जो गाड़ी का शोरूम है वो इंडिया में ओपन हुआ है ना, तो ये फिर ऐड होगा। क्लियर? प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक फर्म अर्न्स फ्रॉम ऑपरेशन अब्रॉड, अब दूसरा कंट्री में अगर वो लैंड होगा, चाहे इंडियन कंपनी क्यों ना हो, तो फिर वो ऐड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एसबीआई का ब्रांच है, ये कहाँ पर है, ये मान लीजिए आपका अमेरिका में है, तो क्या ये ऐड होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रांच इंडिया में नहीं है ना, वो ब्रांच वो जो लैंड है वो इंडिया में नहीं, वो कहाँ है आपका अमेरिका में है, तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट वो नहीं कहलाएगा। समझना है? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कब कहलाएगा? जब वो लैंड इंडिया में आना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण दिए, एक बार फिर से उदाहरण सुन लीजिए, एग्जाम में पूछता है, एसबीआई अगर मुंबई में काम कर रहा है, ठीक है, मुंबई में काम कर रहा है, जो कहाँ इसका लैंड, कहाँ लैंड है, फोकस कीजिए, लैंड इंडिया में है ना, तो ऐड होगा। एसबीआई का ही ब्रांच है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा है, काम कर रहा है आपका मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम में, लैंड इंडिया का है नहीं, लैंड इंडिया का नहीं है, तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा। सेम लॉजिक फॉरेन कंपनी के लिए भेज देते हैं। चलिए एग्जाम्पल और देते हैं, सेम कंपनी, मतलब सेम एग्जाम्पल फॉरेन कंपनी के लिए। मान लीजिए अमेरिका का कोई कंपनी, होंडा का कंपनी है, ठीक है, वो काम कहाँ कर रहा है, दिल्ली में, लैंड कहाँ पर है, दिल्ली, लैंड कहाँ पर है, लैंड इंडिया में है, तो क्या डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, भले वो कहीं कभी कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए होंडा कंपनी है, मान लीजिए आप ही होंडा कंपनी है, अब उस वो जो काम कर रही है जापान में काम कर रही है, तो उसका ऐड होगा? नहीं, नहीं होगा, डोमेस्टिक में कहाँ से ऐड होगा? तो मेन फोकस कीजिए क्या, लैंड में, ठीक है, लैंड है फोकस कीजिए। भले अगर आपका इंडियन कहीं कंपनी हो, जैसे इंडिया का मान लीजिए कोई कार कंपनी है, जैसे टाटा का है, ठीक है, टाटा कंपनी इंडिया का है, टाटा कंपनी इंडिया का है, टाटा कंपनी इंडिया का है, लेकिन ये काम कहाँ कर रही है, काम कर रही है मान लीजिए जर्मनी में, वहां पर कार बना के बेचे, क्या जर्मनी इंडिया का लैंड है? तो नहीं, इंडिया का लैंड तो नहीं है भाई, तो फिर ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा। तो इस तरह से है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटी विद इन द कंट्री, ऑब्वियस तो होगा, अगर इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है तो ऐड होगा, और नहीं तो हटा दीजिए इधर। इलीगल इनकम, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता है। देखिए, क्या इलीगल इनकम डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो सकता है? देखिए जनरली वो ऐड नहीं होगा डोमेस्टिक इनकम में, किसी भी कारण से अगर वो इलीगल इनकम है तो वो ऐड नहीं होगा, चाहे वो स्मगलिंग, ड्रग्स, ये सब जो है वो सब ऐड नहीं होता है। फिर वो ऐड कब हो सकता है? ऐड वो एक ही कंडीशन में होगा, अगर वो इलीगल इनकम को अगर कोई लीगलाइज कर दे, तब जाकर के फिर वो आपका आपका समझ लीजिए फिर वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। अब इलीगल इनकम को सर लीगलाइज भी कैसे कर सकता है? बहुत तरीका है, बहुत, मतलब आप लोग टैक्स भी पढ़े नहीं है। मान लीजिए जैसे जब नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो गवर्नमेंट सब कुछ बोली कि भाई जो लोग भी टैक्स का पैसा नहीं दिया, यानी कि जो ब्लैक मनी है, अब ब्लैक मनी में उस पैसा पर टैक्स लगा नहीं है, तो ये अभी तक तो समझ लीजिए वो जो मनी है या कुछ भी जो गुड्स सर्विस जो भी है, इस पैसा पर टैक्स पड़ा नहीं है, तो एक प्रकार क्या, ये प्रकार का इलीगल इनकम है कि नहीं, ब्लैक मनी प्रकार का फॉर्म ऑफ इलीगल इनकम है। अब वो पब्लिक को बोले कि भाई अगर आप लोग पहले डिस्क्लोज कर देते हैं जो भी ब्लैक इनकम उसको बता दीजिएगा, तो गवर्नमेंट आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगी। तो बहुत कोई चलो भाई अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपना सारा ब्लैक इनकम को बता देते हैं और जो टैक्स है नॉर्मल गवर्नमेंट को दे देंगे, और मेरा सारा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं? तो सोचिए अभी जो मान लीजिए किसी के पास
50 करोड़ था, ठीक है, 50 करोड़ रुपए था, तो क्या हो गया, अब वो इलीगल इनकम क्या हो गया, लीगल इनकम बन गया। तो उसको हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं ऐड करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स चला गया ना, अब उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ न्यूली, नया अगर हो, नया गुड्स और सर्विस को सेल परचेज कर रहे हो तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। सेकंड हैंड अगर होगा तो फिर उसको ऐड नहीं करेंगे। हाँ, उस सेकंड हैंड में अगर किसी प्रकार का कमीशन आ जाए, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट ब्रोकर कमीशन, मान लीजिए ये कार था, ठीक है, अब इसको भाई अकेले आप बेचने से रहे, दिक्कत होता है तो क्या करते हैं, एक ब्रोकर को हायर कर लेते हैं। अब ये सेकंड हैंड कार है भले ही, अब ब्रोकर क्या, उसको बहुत सारा कॉन्टैक्ट रहता है, वो मार्केटिंग करेगा, कुछ भी करके उस कार को बेच देगा। अब बेच देने के बाद क्या, कुछ कमीशन अपना ले लेगा। अगर मान लीजिए वो 10 लाख में बिका तो क्या करेगा, वो 50,000 का ब्रोकर अपना कमीशन रख लेगा, 9,50,000 आपको देगा। तो इस 50,000 पे आपका ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। ये बाकी का जो 9,50,000 है ना, इस पे ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका होगा ना बच्चों डोमेस्टिक इनकम में। जब ये कार जब जिस समय प्रोडक्शन में आया होगा उस समय पहले ऐड हो गया होगा, अभी ऐड केवल उस कमीशन पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये कार तो ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर, तो इस प्रकार से है वो। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, कमीशन अर्न बाय ब्रोकर ऑन सेल ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, ये आपका ऐड होगा। अब देखिए, अब कमीशन में भी इंटरेस्टिंग चीज है, स्टॉक मार्केट यानी जो कैपिटल गेन है, ये आपका एक प्रकार का इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन माना ही नहीं जाता है, ठीक है, ये एक प्रकार का कैपिटल गेन है, ये अलग चीज हो गया। ये अभी आपको बहुत हाई लेवल का सिंपल समझिए, वो एक प्रकार का कैपिटल गेन है, ये आपका एज ए इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन नहीं कहलाता है, तो इसलिए वो माना नहीं जाएगा। अब कैपिटल गेन बोलने का मतलब समझिए है क्या, अगर एकदम ठीक है शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, पर एक प्रकार का कैपिटल गेन बोलते किसको है। मान लीजिए ये लैंड है, इस लैंड को आप 10 साल पहले खरीदे, अभी मान लीजिए 2020 में, ठीक है, इसका कीमत 10 लाख में खरीदे हैं, अब आ गया 2030, क्या ये लैंड की कीमत बढ़ेगा कि नहीं, ऑब्वियस बढ़ गया होगा, बढ़ करके मान लीजिए हो गया उसका दाम 30 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो ये जो 20 लाख एक्स्ट्रा जो बढ़ा ना, वो कहलाता है क्या, कैपिटल, क्योंकि बहुत लंबा समय लेके बढ़ा है ना। तो देखिए ऐड ये इसलिए नहीं होता है, ये कुछ प्रोडक्शन हुआ कहाँ बच्चों, ये लैंड है या स्टॉक मार्केट है, जो भी निकला होगा उसमें तो पहले एक बार हो चुका है ना, ये 10,000 पे, इस 10 लाख का सेल पे एक बार वो ऑलरेडी इस लैंड पे सब कुछ हो चुका है। अब वो समय के रहते क्या हुआ, उसका डिमांड बढ़ने के कारण वो बस उसका दाम बहुत बढ़ गया, वो 10 लाख से सीधा 30 लाख हो गया। तो वो जो पैसा है वो आपका एक प्रकार से, उसको अगर बेचने पे जो इनकम आ रहा है ना, उसको हम लोग प्रोडक्शन मानते ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में उसको प्रोडक्शन माना ही नहीं जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो स्टॉक मार्केट है खासकर, ये देखिए, ये हम एग्जांपल दिए आपको लैंड का, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट का यानी जो शेयर डिबेंचर होता है ना, उस सबका भी दाम बढ़ता है। देखे होंगे ना, 10 रुपए का शेयर लंबा समय तक रखिएगा तो आज उसका दाम आपको 100 रुपए दिखेगा, 1000 रुपए दिखेगा, 3000 दिखेगा, ठीक है। तो लंबा समय रखने पे क्या होता है, उसका दाम बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो जो स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन है ना, जो स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन है, वो आपका ऐड नहीं होता डोमेस्टिक इनकम में। क्यों, क्योंकि भाई वो एक प्रकार का प्रोडक्शन ही नहीं माना गया। क्यों, सोच के देखिए, आज आप शेयर लिए, आज आप किसी कंपनी का शेयर ले लिए, अब उसका 20 साल बाद ये 10 रुपए का शेयर हो गया कितना, 1,000 का, तो आपका प्रॉफिट तो बहुत हो गया, पर कुछ नया प्रोडक्शन कहाँ हुआ, कुछ प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बस खाली उसका दाम बढ़ा है, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो वो प्रोडक्शन में कंसिडर ही नहीं होता, जब प्रोडक्शन ही में कंसिडर नहीं होता है तो डोमेस्टिक इनकम में कहाँ से कंसिडर होगा, ठीक है। तो इस तरह से है बच्चों। अच्छा, इसको मिटाने दीजिए। अब क्या लिखा हुआ है, अब दिया हुआ है देखिए, वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन खुद से कंज्यूम। अब देखिए, गुड्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय फार्मर, फार्मर खुद उगाया और कंज्यूम कर लिया, ये आपका डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। लेकिन हाउस होल्ड काम होता है जिसमें आपको कुकिंग, क्लीनिंग, चिल्ड्रन आता है, जिसमें वाइफ लोग, माँ आती है, ठीक है, पहले वाइफ निकला नहीं, माँ आती है, वाइफ आती है, ये लोग जो अपना जो योगदान देती है घर में देखभाल करने के लिए, ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, आपको नेशनल इनकम में इस बात को समझना चाहिए। फॉरनर लोग जो होता है ना, वहाँ की वाइफ लोग या मदर लोग, वो लोग काम करने का चूज नहीं करती है, मतलब घर में बैठना पसंद नहीं करती है, वो लोग काम करता है तो लोग नेशनल इनकम में जाकर जुड़ जाता है। लोग मैक्सिमम लोग काम करता है, मैक्सिमम लोग काम करता है। अपना कल्चर इंडिया में वुमेन लोग काम उतना नहीं करती है, तो इसका मतलब ये ना कि अपना देश का माँ और वाइफ सब ये वो लोग से खराब है, नहीं, ये पर्सनल चॉइस है बच्चों, याद रखिएगा। ये फालतू का कोई तर्क देता है ना, अगर कोई लड़की इस बात को तर्क दे रही है, मान लीजिए ये एक लड़की है, ठीक है, इसका बाल बना देते हैं, ये एक लड़की है, इस लड़की को इस बात को तर्क दे रही है कि भाई हम सक्सेसफुल है, तुम सक्सेसफुल नहीं हो, क्यों, क्योंकि हम जॉब करते हैं, तुम जॉब नहीं करते, तुम सिंपली एक हाउस वाइफ हो या किसी की माँ हो। ये मूर्खता है,
क्यों? कि भाई ये इसका पर्सनल चॉइस है, ये इसका पर्सनल चॉइस है जिसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसका जॉब करने का कोई सा, ठीक है आप जॉब कीजिए, जो करना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसका वो पर्सनल चॉइस है भाई कि हमको सिंपली एक नॉर्मल हाउस वाइफ बन के रहना है। और कभी मत सोचिएगा कि इंडिया, ये सारा नौटंकी ड्रामा इंडिया में होता है। आपको हम बताते हैं, अगर आप अभी 12 क्लास में, अगर छोटा होंगे थोड़ा सा, तो आप शिनचैन देखते होंगे ना, आप शिनचैन देखे होंगे, डोरेमोन देखे होंगे, कितरेत्सु देखे होंगे। उसमें देखिएगा मित्सी काम नहीं करती है, मित्सी को देखिएगा, मित्सी कोई जॉब नहीं करती है जनरली। नोबिता की माँ भी कभी जॉब नहीं करती, कितरोत्सु की भी मॉम कभी देखिएगा जॉब नहीं करती। अब वो जैपनीज में ये जनरली दिखेगा, जैपनीज कल्चर में, कि हाउस वाइफ अपना काम करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, पर बहुत कोई लोग एज ए हाउस वाइफ बनना पसंद करता है, सिंपली हाउस वाइफ बनना पसंद करता है, यार सिंपली एक माँ बनना पसंद करता है। तो क्या वहां पर लोगों को बोलता है कि भाई तुम लोग सक्सेसफुल नहीं हो, क्या तुम तो जॉब नहीं कर रहे हो? ये फालतू का तर्क है जो कुछ निहायती दो कौड़ी का जिसके पास दिमाग होता है ना वो देता है। कभी भी इस काम को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि माँ होना, ठीक है, एक अच्छी वाइफ होना, ये बहुत बड़ा रोल है अपने आप में, ठीक है। इसके लिए ना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस का जरूरत पड़ता है, जो सामने वाला बात इतना जिगरा नहीं होता, सबका बस का बात नहीं है वो चीज, वो ड्यूटी निभा देना, ठीक है। एक माँ बनना, एक अच्छी वाइफ होना, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जिंदगी में। ये आपको हम एक ज्ञान का बात बता रहे हैं। प्यार में चाहे ममता में, सब में याद रखिएगा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो बोलता है ना कि इसके लिए किसी किसी के कभी चेंज मत होना, बकवास बात है। अरे जिससे प्यार करता होगा या जिसके प्रति उसका इमोशंस होगा ना, उसकी माँ होगी, तो वो आदमी खुद ही चेंज हो जाएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में चलता है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आप कुछ अपना सेक्रीफाइस कीजिए, थोड़ा आपका सामने वाला पार्टनर करेगा, तो जाके बॉन्डिंग बनता है। अगर ख्वाब में कोई भी जी रहा हो ना, तो ख्वाब में ही जिएगा, और बाद में फिर रोना गाना जारी रहेगा, ठीक है। रोना गाना फिर चलते रहेगा, ये धोखा दे दिया, वो धोखा दे दिया, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तो इसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं। क्यों ऐड नहीं करते? कि इसको ना एस्टिमेट करने में बहुत दिक्कत होता है। इसमें क्या है, जो फार्मर जो भी गुड्स उगाया है, मान लीजिए वो मान लीजिए राइस उगाया, ठीक है, चावल उगाया है, धान उगता है, धान को हम लोग मिल में पिसा करके पैडी से फिर चावल बनता है। तो इसका कम से कम मार्केट वैल्यू तो है ना, ठीक है। अगर कोई भी किसान उगा दे, अगर मान लीजिए बासमती उगाते भाई, बासमती चावल उगा, उसका मार्केट में वैल्यू तो है कि हाँ वो 90 रुपया 100 रुपया जो भी रेट पर केजी में बिकता है। लेकिन एक माँ जो केयर करती है, जो एक वाइफ हस्बैंड, एक हाउस वाइफ बन के रहती है, उसका आप एस्टिमेशन कैसे निकालिएगा? उसको इतना सिंपल नहीं है उसको एस्टिमेट करना, ठीक है। वो क्योंकि उसमें रिलेशनशिप का बॉन्डिंग दबा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेट करने में उसको दिक्कत होता है। विंडफॉल गेम कभी भी डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो विंडफॉल गेम होता क्या है? विंडफॉल गेम जैसे लॉटरी विनिंग, गैम्बलिंग प्रॉफिट्स, ये सब जुआबाजी, सट्टेबाजी, ये सब जो होता है ना, विंडफॉल गेम स्पेशल टर्म है। इसमें क्या आप कभी जीते कभी हार गए, तो ये सब चीज को लोग डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग में ना मेनली देखिए, हम लोग चलते हैं प्रॉपर प्लान। अब प्रॉपर प्लान चलता है किससे? बजट से। तो भाई विंडफॉल गेम में दिक्कत ये है कि भाई वो आज जीते कल नहीं जीते, तो इसको भी गवर्नमेंट ऐड नहीं करती है, ऊपर से कुछ जनरेट भी नहीं होता है, उसी चीज को हम लोग रिपीट करते रहते हैं। ये भी एक लॉजिक है, मतलब एक बार जो प्रोडक्शन हो गया उसी को दोबारा देने का लॉजिक बनता नहीं है। तो सीधा समझिए विंडफॉल गेम मेहनत से कमाया हुआ पैसा है नहीं, तो वो ऐड नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट पेमेंट, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मिलिट्री पर्सनल, तो क्या होगा? ये ऐड होगा। गवर्नमेंट जो है मिलिट्री को ये देती है तो होगा। गवर्नमेंट अगर पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होती है, एक बार ट्रांसफर पेमेंट है, और ट्रांसफर पेमेंट हम लोग का डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होता। ये आपको उस टॉपिक में भी हम बताए थे कि भाई ये हम लोग का जीडीपी में डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होता है, या बोले नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये सब पेंशन क्या है? पेंशन का पैसा, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है? जो टैक्स का पैसा वो वसूली है उसे से दे रही है ना। और ये टैक्स का पैसा कहाँ से आएगा? जो किसी का सैलरी से या किसी दूसरी से। तो इसमें तो ऑलरेडी ये तो दूसरा का पैसा ना, इसमें कुछ जनरेट हुआ कहाँ था? तो इस टैक्स का पैसा में किसी प्रकार का प्रोडक्टिविटी दिख नहीं रहा है बच्चों टैक्स उसमें। तो क्या होता है? इस कारण से आपका पेंशन स्कॉलरशिप इस सब में ऐड, वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये दो रहने दीजिए, कुछ कुछ काम करनी है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें पहुंचते हैं। अब आ जाइए ये फॉरेन एम्बेसी वाला पार्ट। ये फॉरेन एम्बेसी वाला पार्ट में आ जाइए। इसमें बच्चा लोग को काफी कंफ्यूजन होता है फॉरेन एम्बेसी वाला को लेकर के। और वो जो पार्ट 1 के बाद जो पार्ट 2 था ना, इकोनॉमिक टेरिटरी, अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा। अब सुनिए गौर से। एक वीना कन्वेंशन था, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। एक वीना कन्वेंशन था ना, उसमें डिसाइड किया गया था स्पेशल पावर और कुछ दिया गया था डिप्लोमेट सबको, या बोलते हैं एम्बेसडर लोग को। अब उसमें होता क्या है, तो एग्रीमेंट हुआ था ना, ये देखिए ये काम का जो इंपॉर्टेंस दिख रहा है वो यही है, ये कन्वेंशन, वीना कन्वेंशन, ठीक है।
इस कन्वेंशन में हुआ क्या था, ये डिसाइड ये किया भाई कि हर देश एक देश को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हर देश एक देश को रिप्रेजेंट करेगा, और जो देश पर रिप्रेजेंट करेगा ना, उस पर जो एम्बेसी मिलेगा वो एम्बेसी उस पर्टिकुलर देश का कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये है अमेरिका, ये अमेरिका है, ठीक है, ये मान लीजिए गोल गोल बना दिए, पूरा अमेरिका कंट्री है। अब इस अमेरिका कंट्री में देखिएगा एक एम्बेसी आपका यहाँ पर इंडिया में भी एक एम्बेसी यहाँ पर होगा इंडिया का, ये एम्बेसी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है अमेरिका में। तो इस वीना कन्वेंशन के तहत ये जो लैंड है ना अमेरिका में, जिसपे इंडियन एम्बेसी बना पड़ा हुआ है, ये लैंड बिलोंग करता है अपना इंडिया का, यानी कि ये लैंड यूएसए का नहीं है, ये लैंड इंडिया का है। तो जो नंबर 2 था ना इकोनॉमिक टेरिटरी, यहां से उठ के आता है बच्चों, समझना। देखिए ये लैंड तो आपको यूएसए में है ना, ये तो अपना इंडिया का विद इन द डोमेस्टिक मतलब विद इन द बाउंड्री आ नहीं रहा है, ये आपका इंडिया का है, मतलब यूएसए का लैंड है। लेकिन उस वीना कन्वेंशन के तहत, जो वीना कन्वेंशन होता है जिसे बहुत तरह का प्रिविलेज दिया गया था, ये लैंड बिलोंग करता है कहां से, ये लैंड बिलोंग कर रहा है हम लोग का इंडिया का। सेम उल्टा भी है। चाणक्यपुरी अगर आप कभी जाइएगा दिल्ली में जो है, वहां पर बहुत सारा एम्बेसी सब है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का वो दिल्ली का ये पार्ट है, चाणक्यपुरी में ये अमेरिका का ये जमीन अमेरिकन एम्बेसी है। तो ये जो जमीन है जो भले दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में है, लेकिन ये लैंड बिलोंग करता है, ये जो लैंड है इसका ओनरशिप किसके पास है, इसका ओनरशिप यूएसए के पास है, ठीक है। ये एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम क्या है, वीना कन्वेंशन। इस वीना कन्वेंशन में ना समझ लीजिए ये सब पावर प्रिविलेज दिया गया था आपका डिप्लोमेट्स को, बहुत तरह का पावर दिया गया था, शायद आपको पता नहीं होगा। जो डिप्लोमेट्स होता है ना, जैसे जो जो राजदूत जिसको बोलते हैं, एम्बेसडर या डिप्लोमेट जो होता है, अगर अमेरिका का डिप्लोमेट यहाँ इंडिया में रह रहा ना, तो इस पर्सन पे इंडिया का कोई भी रूल रेगुलेशन काम नहीं करेगा, या कोई भी रूल रेगुलेशन इस पर्सन पे काम नहीं करता है। इसलिए ना इस पे हम लोग किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ये मर्डर ऑर्डर भी करते हैं तब भी नहीं काम करेगा, इसको आप अमेरिका ही भेजना पड़ेगा, अमेरिका वहां सजा देगी, ठीक है, क्योंकि वीना कन्वेंशन में ऐसा बनाया गया है। तो इसीलिए इस तरह आपका डोमेस्टिक आपका इनकम काम करता है। तो एग्जाम में पूछता कैसे है, एग्जाम में ऐसे पूछता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सपोज यूएस एम्बेसी इन दिल्ली, जो आपको चाणक्यपुरी में, ठीक है, यूएस एम्बेसी जो दिल्ली में है, टीम इंक्लूड्स बोथ अमेरिकन और इंडियन सिटीजन। अब ये जो है ना, ये आपका डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अमेरिकन हो चाहे इंडियन हो। जैसे देखिए राम है, राम एक इंडियन सिटीजन है, नाम तो पता चल रहा है, राम इंडियन सिटीजन है, ये काम कर रहा है कहाँ, ये काम कर रहा है आपका यूएस एम्बेसी में, जो कहाँ पर है आपका इंडिया में है। यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है जो कहाँ पर है इंडिया में है। क्या ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, जवाब है नहीं होगा। राम भले कहीं का, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकस कीजिए लैंड पे। ये जो यूएस एम्बेसी जो आपका दिल्ली में है, यूएस एम्बेसी जो दिल्ली में है, ये जो एम्बेसी है इस वीना कन्वेंशन के तहत वो तो यूएसए का लैंड है ना, तो ये तो फिर ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड। सेम इसका उल्टा भी होगा। मान लीजिए ये टाइसन है, ये काम करता है आपका रसिया में, और वो काम कर रहा है किसके लिए, इंडियन एम्बेसी के लिए। अब इंडियन एम्बेसी के लिए काम कर रहा है, तो रसिया में ये जो जमीन है, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी बना पड़ा हुआ है, तो क्या ये रसिया का जमीन होगा, नहीं। ये लैंड आपका रसिया का नहीं है, भले रसिया में जरूर है, पर ये लैंड किसको बिलोंग करेगा, ये लैंड बिलोंग करता है अपना इंडिया को, ये लैंड बिलोंग करता है किसको, इंडिया को। तो इसलिए ये आपका डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा, समझा। तो चलिए इसको शॉर्ट में एक बार फिर भी सम अप कर देते हैं, इसी एम्बेसी वाला पार्ट को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम क्या बोले, मेन फोकस कीजिएगा लैंड पे, ठीक है। मान लीजिए ये राम है, मान लीजिए ये मोहन है, ठीक। मोहन कहाँ वर्क कर रहा है, मोहन वर्क कर रहा है आपका जापान में, ठीक है। जापान में कौन सा एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में। क्या ये डोमेस्टिक इनकम है, तो हाँ ये डोमेस्टिक इनकम है। क्यों, क्योंकि भले वो एम्बेसी जापान में है, लेकिन है क्या एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है। वो लैंड, वो क्या इंडियन एम्बेसी है, यानी फोकस कीजिए करना हम लोग क्या, लैंड पे। अब जो इंडिया का वो जो एम्बेसी है, वीना कन्वेंशन के तहत वो लैंड किसका हो जाता है, इंडिया का हो जाता है, इसलिए क्या वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, समझ। अब मान लीजिए मोहन है, यही सेम मोहन मान लीजिए काम कर रहा है कहाँ, आपका इंडिया में, लेकिन कौन सा एम्बेसी में, वो काम कर रहा है आपका यूएसए का एम्बेसी में। क्या ये ऐड होगा, नहीं, ये ऐड नहीं होगा। क्यों, भले वो इंडिया में है, लेकिन ये जो लैंड है ना, वीना कन्वेंशन के तहत किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है यूएसए को। तो भाई जब अपना लैंड जब अपना नहीं है, तो इंडिया का डोमेस्टिक इनकम में वो ऐड नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा।
तो ये है आपका दूसरा वो कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ में आया कि हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों नहीं बोलते हैं, या डोमेस्टिक बाउंड्री विद इन द बाउंड्री इनकम क्यों नहीं बोलते हैं। उसको हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। नेशनल इनकम में लॉजिक सेम भागेगा, नेशनल इनकम में लॉजिक सेम भागता है, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें खाली नेशनल इनकम में हम लोग नेशनैलिटी देखेंगे कि उस पर्सन का नेशनैलिटी देखेंगे वो कहाँ का है, तो वो जहां का होगा उसका नेशनल इनकम वहीं से बिलोंग करता है। देखिए रूल लिख के दिए हैं, नेशनल इनकम में फोकस कीजिए उसका रेसिडेंसी भाई वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका सिटीजनशिप कहाँ का है, जहां का उसका सिटीजनशिप होगा उसका इनकम वहीं का हो जाएगा। समझ में आया। डोमेस्टिक इनकम में क्या बोले, फोकस करेंगे टेरिटरी पे, यानी कि फोकस करेंगे लैंड पे, बस इतने का अंतर है और कुछ नहीं। तो देखिए जो थोड़ा बड़ा चीज अब जो समझने का जरूरत है, अब एम्बेसी में भी वो गेम बदलेगा, क्योंकि बात है अब क्या बात है, अब नेशनल इनकम का है। डोमेस्टिक इनकम का तो समझ में आ गया होगा आपको एम्बेसी, लेकिन जब बात नेशनल इनकम का आता है तो यहाँ देखिए ऐसे एक इंडियन रेसिडेंट है वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, जैसे एग्जांपल रसिया, इन इंडिया। अब जब वो नेशनल इनकम निकालने बोलेगा केवल फोकस कीजिए, केवल इतना फोकस कीजिए क्या वो इंडियन रेसिडेंट है, हाँ भाई वो इंडियन रेसिडेंट, क्या वो इंडिया का इंडियन सिटीजन होल्ड करता है, हाँ, तो वो आपका डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगा, सॉरी नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, एनएनपी मतलब नेशनल इनकम में ऐड होगा। समझा। मेन फोकस करना है क्या आपका, उसका नेशनैलिटी पे, उसका नेशनैलिटी पे फोकस कीजिए, क्या वो पर्सन इंडियन है, वो कोई कहीं भी काम कर रहा हो, अगर वो इंडियन है तो वो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज रुक जाइएगा ना, अच्छा से आपका और आउट क्लियर कर देते हैं। देखिए एक बार फिर से सुनिए, इंडियन रेसिडेंट है वर्किंग फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, एग्जांपल रसिया में, इन इंडिया, इंडिया में दिल्ली में रशियन एम्बेसी है उसमें वो काम कर रहा है। फोकस खाली क्या करेंगे जब नेशनल इनकम निकालेंगे, तो फोकस बस इतना करेंगे क्या ये इंडियन रेसिडेंट जो भी वो पर्सन है क्या वो इंडिया का है, जो भी XYZ जो भी उसका नाम है क्या वो इंडिया का है, हाँ भाई इंडिया का है, तो फिर नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्या वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, तो जवाब है नहीं होगा। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में क्या फोकस करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में फोकस करते हैं हम लोग लैंड। अब देखिए ये जो पर्सन जो भी इंडियन सिटीजन जो भी है, मान लीजिए वो राम नाम का जो व्यक्ति है, वो काम कहाँ कर रहा है, रसिया का एम्बेसी में, मतलब इंडिया में है और इंडिया में वो रसिया एम्बेसी में काम कर रहा है। तो भाई मान लीजिए जैसे वो उदाहरण में दे रहे थे कि ये इंडिया है, यहाँ पर है वो रसिया एम्बेसी, ये रसिया एम्बेसी यानी कि ये जो जमीन है क्या ये इंडिया, ये जो लैंड है क्या ये इंडिया का है, नहीं इंडिया का नहीं है बच्चों, ये कहाँ का है, ये तो आपका रसिया का है ना, तो ये भी डोमेस्टिक इनकम नहीं कहलाएगा। हाँ क्योंकि वो सिटीजन आपका इंडिया का है तो नेशनल इनकम जरूर कहलाएगा। क्लियर। आगे पढ़ते हैं, रसिया नेशनल, कोई भी रसिया का नेशनल है वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रसिया, अब वो रसिया में काम कर रहा है। अब देखिए ये रशियन नेशनल है, मतलब इसके सबसे पहले अगर नेशनल इनकम निकालना हो तो सिंपली देखेंगे कि ये नागरिक कहाँ का है, ठीक है, ये नागरिक कोई भी उसका नाम टाइसन है, ये रसिया का है मान लीजिए, तो फोकस करेंगे भाई टाइसन कहाँ का है, टाइसन तो भाई इंडिया का नहीं है, क्या इंडिया का सिटीजनशिप है, नहीं इंडिया का वो नहीं, वो रसिया का है, तो नेशनल इनकम में तो ऐड नहीं होगा। क्या डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो सकता है, तो चलिए चेक करके देख लेते हैं होता होगा कि नहीं। डोमेस्टिक इनकम में क्या फोकस करेंगे भाई, फोकस करेंगे खाली लैंड कहाँ बिलोंग करता है, रशियन नेशनल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, जो भले रसिया में है, यानी कि रसिया में ये जमीन है, ये पूरा रसिया है, यहाँ पर एक एम्बेसी है इंडिया का, तो ये क्या, ये जो लैंड है, ये जो लैंड है ये क्या है, ये जो लैंड बिलोंग करता है क्या ये रसिया का है, नहीं ये लैंड बच्चों किसका है, ये लैंड इंडिया का है। तो हम लोग डोमेस्टिक इनकम क्या देखते हैं, केवल देखते हैं आपका लैंड, तो लैंड अगर इंडिया का है तो क्या हो जाएगा, ये आपका फिर आपका डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले रीजन था लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। अब यहाँ देखिए SBI ब्रांच ऑपरेटिंग इन जापान, सिंपल सा है, SBI कहाँ का है, इंडिया का है ना, तो नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्या ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, जापान में है ना, जापान में डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा, जापान में लैंड इंडिया का नहीं है। सेम अमेरिकन बैंक, अमेरिकन बैंक कहाँ का है भाई, अमेरिका का होगा, अमेरिका का तो क्या नेशनल इनकम होगा, उसमें केवल नेशनैलिटी देखेंगे, इसमें केवल नेशनल इनकम में क्या फोकस करते हैं, केवल नेशनैलिटी देखते हैं। तो भाई नेशनल इनकम में केवल नेशनैलिटी देखेंगे तो अमेरिकन बैंक तो इंडिया का है नहीं, तो क्या इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। क्या ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ ये ब्रांच है, ये ब्रांच ऑपरेटिंग इन इंडिया, इंडिया में काम कर रहा है, लैंड कहाँ पर है, इंडिया में, इंडिया में तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से है बच्चों। तो की रूल यही है बच्चों, इसमें बस ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम में फोकस करते हैं उस पर्सन का नेशनलिटी पे, उसको सिटीजनशिप पे, भाई वो कहाँ का है, वो जहां का होगा नेशनल इनकम होगा इंडिया का।
अगर हम लोग इंडिया को लेकर चलते हैं तो भाई इंडिया का वो सिटीजन है, इंडिया का रेसिडेंट है, तो वो नेशनल इनकम में हमेशा ऐड होगा। अब डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा कि नहीं होगा डिपेंड करेगा क्या, लैंड पे। ठीक है, लैंड अगर इंडिया पे है तो ऐड होगा डोमेस्टिक इनकम में, इंडिया में नहीं है तो डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड। तो ये था, आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।